Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Fatima Aslam from Behavioral Sciences. How are you all doing? Do you hear me? जी वालेकुम अस्सलाम अरीशा और इकरा, हुमा, तहरीम और कौन-कौन है हमारे साथ? ज़हरा, शानज़े एंड मायरा। ठीक है, सही है। कैसे हैं आप लोग सब? सब ठीक है? चलें, अल्लाह का शुक्र है। घर में सब खैरियत है? किसी के घर में कोई अम, खुदा ना ख़ास्ता कोई कोविड का पेशेंट किसी की फैमिली में? चलो शुक्र, दैट्स गुड। या अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो आई गेस आपका आज सुबह टेस्ट था और अभी आपकी डिस्कशन से फ्री हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही था ना? कैसा हो गया टेस्ट, ठीक हुआ है? गंदा हो गया। ओह! ओह! बकवास टेस्ट था। मुश्किल था? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल? अच्छा, लेंथी था, एक्सटेंसिव सिलेबस। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा तो कितने लोग ये कहते हैं कि जी टेस्ट मुश्किल था? मैंने तो पढ़ा था लेकिन टेस्ट मुश्किल था। सभी कहते हैं कि आपने पढ़ा था लेकिन टेस्ट मुश्किल था। ठीक है, तो जो टेस्ट की डिफ़िकल्टी वो आपके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में। अच्छा जी, रोल नंबर 30 एंड रोल नंबर 7 अपने कैमरे ऑन कर लें। एक बात याद रखिएगा कि टेस्ट की डिफ़िकल्टी जो है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? आपके कंट्रोल में सिर्फ़ एक चीज़ है, वो क्या है? वो बता सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आपके कंट्रोल में क्या है? एफर्ट, एग्ज़ैक्टली। आपके कंट्रोल में सिर्फ़ और सिर्फ़ एफर्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? जब आप जो इस रिलेशनशिप है इसके एक दूसरे एंड पे हैं, एक एंड पे हम लोग हैं, दूसरे एंड पे आप लोग हैं, ठीक है? और हमारा जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, तो इसके अंदर जो है आपके जिस एंड पे इस वक़्त आप हैं, इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कंट्रोल में आपकी एफर्ट है, दैट्स इट। इसके अलावा आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ठीक है? तो बजाय ये कि ये करने के कि ओके जी, मैंने तो पढ़ा था टेस्ट बड़ा मुश्किल था और ये होता है ऐसे, ठीक है? लेकिन इस तरह करने से आप वेंट तो शायद कर लेंगे, लेकिन अगेन उससे फ़ायदा कोई नहीं होना। मतलब उससे आपके मार्क्स पे कोई एज़ सच इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो कोशिश करें कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में ना हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीज़ों पे स्ट्रेस लेते हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है? मतलब जो नहीं है कंट्रोल में उसको उसके बारे में परेशान होके क्या करना है, लेकिन जो कंट्रोल में है हाँ, उसको हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम जो है अगर आपको याद हो तो हम पढ़ रहे थे साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ठीक है? और आपको मैंने 2-3 टर्म्स जो थी वो हमने इनिशियली जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली सेक्सुअलिटी के उनके बारे में बात की थी जिसमें एक था सेक्सुअल आइडेंटिटी, एक था जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है? और एक था सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल बिहेवियर। तो सेक्सुअल आइडेंटिटी बता सकते हैं कि क्या चीज़ थी? जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि फिर हम उसके बाद इनके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे।
व्हाट इज सेक्सुअल आइडेंटिटी? किसी को कुछ याद है कि सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या होता है? हुमा, जहरा, और कौन कौन है? अरीशा और उमैद और सीरत है, माजिद है। Which sex you're attracted to? This is sexual orientation. आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या होती है, ठीक है, क्या अट्रैक्शन होती है, कौन सी सेक्स है, इसको आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं। सेक्सुअल आइडेंटिटी इज, सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे आपने ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात की है कि जी हेट्रोसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, ठीक है, ये सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस है ना आपकी। सेक्सुअल आइडेंटिटी इज द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम का पता है ना? ओके, सो दैट इज योर सेक्सुअल आइडेंटिटी, बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और जो जेंडर आइडेंटिटी है, डिटरमिन्ड बाय क्रोमोसोम, एग्जैक्टली, खानसा ने सही कहा है। सो व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी? सेक्सुअल आइडेंटिटी इज बायोलॉजिकल सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी इज, क्योंकि हमने बात की थी कि जेंडर एंड सेक्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स। जेंडर रोल्स इन द सोसाइटी, एग्जैक्टली, मेल एंड फीमेल। जिस तरह से आपका ब्रॉटअप होता है सोसाइटी के अंदर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपका एज अ मेल ब्रॉटअप करती है, एज अ फीमेल ब्रॉटअप करती है, और आपको उससे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स के बारे में बताया जाता है, दैट इज योर जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, सो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की भी हमने बात कर ली है। तीनों मेन इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है। So I hope कि अब आपको ये तीन जो है चीजें नहीं भूलेंगे। So let's have a look on the psychiatric morbidities in non-heterosexuals. So हमने ये बात की थी कि almost 95% of the population of the world is heterosexual, ठीक है, यानी कि they are attracted to the opposite sex sexually, ठीक है। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है ना आपकी ऑपोजिट सेक्स की तरफ, ठीक है। तो ये दिस इज सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और 95% जो लोग हैं दुनिया के, they are heterosexual. बाकी जो 5% बच जाते हैं, तो they have different sexual orientations. For example, they are homosexuals, or they are gender blind, they are polysexuals or whatever, or they are bisexuals or asexuals, ठीक है। asexual क्या होता है? What is asexual? They are attracted towards whom sexually? Not attracted to any sex, exactly, बिल्कुल सही है। A means lack, है ही कुछ नहीं। So lack of attraction towards any sex, male, female, कोई भी, मतलब कोई अट्रैक्शन है ही नहीं उनके अंदर, ठीक है। और पॉलीसेक्सुअल्स, जिनको हम जेंडर क्वेयर भी कहते हैं, वो लोग कौन है? पॉलीसेक्सुअल्स, more than one sex. Poly means yes, more, but it's not like more than one sex, but they are gender blind, ठीक है ज़ाहिरा, दे आर जेंडर ब्लाइंड। जेंडर ब्लाइंड का मतलब ये है कि इट डजंट मैटर द ऑपोजिट पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल और अ ट्रांसजेंडर और व्हाट, ठीक है। सो दे आर जेंडर ब्लाइंड पीपल, दे आर अट्रैक्टेड टू एनीवन दे कम अक्रॉस विद, ठीक है, ये इस तरह के लोग हैं। सो मोर देन वन सेक्स को हम इस तरह से इसको नहीं कह सकते, बट दे आर जेंडर ब्लाइंड पीपल, ठीक है। ओके, सो जाहिर बात है हेटेरोसेक्सुअल इज अ नॉर्मल थिंग, वेयर एज अदर टाइप ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशंस जो हैं उनके अंदर, क्योंकि वो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी गलत है, और अगर हम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी वो चीज़ें कहीं उसके अंदर मतलब हम उसकी एक्सेप्टेंस इतनी नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉन हेटेरोसेक्सुअल्स के अंदर बहुत सारी साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके अंदर डिप्रेशन हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर इनको हो सकता है, क्या कहते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंसी हो सकती है, ड्रग यूज हो सकता है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स है। रीजन बीइंग, क्योंकि जब आप एक चीज आपके अंदर है और आप खुद भी ये जानते हैं कि ये गलत है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या आपको अंदर एक फीलिंग रहती है कि व्हाट ये जो मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो जब ये चीज होती है तो वो जो स्ट्रेस है वो किस फॉर्म में फिर सामने आता है? डिप्रेशन की फॉर्म में, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स की फॉर्म में, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स की फॉर्म में सामने आएगा। या ये लोग जो है फिर ड्रग यूज करना शुरू कर देते हैं उस स्ट्रेस और उस डिप्रेशन से जान छुड़ाने के लिए, अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब लोग ड्रग यूज करते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जनरल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, ठीक है। सो ये कुछ साइकियाट्रिक, आप अगर पेशेंट आपके पास कभी आता है, लेट्स से अगर आप साइकियाट्रिक ओपीडी में बैठे हुए हैं और पेशेंट आता है आपके पास और वो डिप्रेशन का केस है, दूसरी तीसरी चीजें, ठीक है। यूजुअली कई दफा लोग जो हैं वो अपने डॉक्टर को आगे रिवील करते हैं ये बात कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ठीक है, और मैं इस चीज के साथ, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, बट आई एम हैविंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स बिकॉज ऑफ दिस, या व्हाटएवर, या मुझे डिप्रेशन होता है, या मुझे, मैं सोचता हूँ, या क्या, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप हेट्रोसेक्सुअल नहीं है तो जो कि एक नॉर्मल चीज कंसिडर की जाती है, तो क्या होगा कि आप सोसाइटी के अंदर मूव उस तरीके से नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या किसी इस किस्म की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वहां पर आप फिर आपको आप कहाँ रिजॉर्ट ढूंढेंगे, कहाँ पे आप एस्केप ढूंढेंगे? एस्केप आपका यही होगा कि आप ड्रग यूज करना शुरू कर देंगे, या आपको स्ट्रेस होगा, या आप जो है डिप्रेशन के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इस किस्म की चीजें जो है वो नॉन हेट्रोसेक्सुअल्स में नजर आती हैं और उनके अंदर हाई रिस्क होता है सुसाइड का, सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। अच्छा, सो ये तो साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटीज हमने देखी है नॉन हेट्रोसेक्सुअल्स के अंदर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, द एक्चुअल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो कि लोगों को होते हैं, और लोग जो हैं वो इसके बारे में बताते नहीं है, बात नहीं करते, उनको शर्म आती है बात करते हुए, उनको बताते हुए कि वी हैव सम काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं कौन से हैं? बेसिकली जो ICD-10 है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जो डिजीजेस है, 10th एडिशन जो है, वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती है। एक है सेक्सुअल डिसफंक्शन का नाम जिसको देते हैं हम, विच इज नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। तो दिस मीन्स कि ये प्योरली, अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमने पूरा एक साइकिल पढ़ा था इंटरकोर्स का, ठीक है, जिसके अंदर हमने उसकी 4 स्टेजेस पढ़ी थी कि एक अराउजल होता है, फिर उसके बाद उसकी एक्साइटमेंट होती है, फिर उसके बाद ऑर्गेजम होता है, और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन होती है। दैट इज द होल साइकिल, द होल कोर्स ऑफ हैविंग सेक्स, ठीक है। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये इस पूरे साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके अंदर होते हैं। ये नहीं है कि किसी को हाइपरटेंशन हो गई है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से सेकेंडरली सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाए, ठीक है। सो दीज आर प्योरली रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ दैट, क्या कहते हैं, इंटरकोर्स, ठीक है। उस एक्ट के दरमियान किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम हो तो उसको आप सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर डालते हैं, ठीक है। दूसरी जो इसके अंदर आती है, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। जैसा हमने कहा सेक्सुअल प्रेफरेंस या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात की है, तो डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस जो है कि आपको जो प्लेयर मिलता है, सेक्सुअल प्लेयर, वो आपको किस चीज से मिलता है, ठीक है। सो दैट इज डिसऑर्डर ऑफ अ सेक्सुअल प्रेफरेंस। इसको आप पैराफीलिया का नाम भी देते हैं, नाम हो सकता है आपने सुना होगा ऑब्वियसली कि व्हाट आर पैराफीलियाज, ठीक है। एंड थर्ड इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको आप जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के जेंडर आइडेंटिटी। अब हम सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेंडर आइडेंटिटी की। जेंडर कौन सी चीज है कि जो हमें सोसाइटी ने दी है। सो जो सोसाइटी ने हमें एक रोल दिया है एज अ मेल और अ फीमेल और समथिंग एल्स, ठीक है, तो हम उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते इंटरनली, यानी कि इंटरनली हम कुछ और हैं और जेंडर हमारा कोई और है, ठीक है। सोसाइटी ने हमें कोई और जेंडर दिया है, अंदर से हम कुछ और हैं, यानी कि हमारी बायोलॉजिकल सेक्स एट टाइम्स डिफरेंट है, या हमारे हार्मोन्स इस तरह के इम्बैलेंस में हैं कि हमारी कोरिलेशन नहीं होती हमारे जेंडर के साथ, ठीक है। तो जब ये नहीं होती तो हम इसको कहते हैं कि जी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया, या जेंडर डिस्फोरिया हो गया। ये आपको पता ही नहीं है, आपके माइंड में हर एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आप क्या हैं, क्योंकि अंदर की चीज आपको एक तरफ खींचती है, बाहर का जो जेंडर है वो आपको एक तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज अ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। सो वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल डिसफंक्शंस जो हैं वो कौन से हैं? सो सेक्सुअल डिसफंक्शंस में जैसा मैंने पहले बताया है कि इट इज़ द इनएबिलिटी और डिफिकल्टी और पेन इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो जो आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम आती है, इनएबिलिटी होती है, यू आर अनएबल टू अराउज योरसेल्फ, यू आर अनएबल टू रीच एन ऑर्गेज्म, और यू हैव अ प्रॉब्लम आफ्टर द रेजोल्यूशन, और यू हैव पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सेक्सुअल डिसफंक्शंस के अंदर आती हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक इंड्यूस्ड या स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसफंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो किसी भी फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। सो जो हमने अदर की बात की है कि जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स या कौन से कॉजेज हो सकते हैं, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, डायबिटीज के अंदर भी यूजुअली कई दफ़ा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज औरतों के अंदर, फीमेल्स के अंदर हो सकते हैं, कोई आप मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल कॉज हैं, जैसे हमें पता है कि डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन जो है वो बढ़ जाता है, और सेरोटोनिन जो है वो आपको कम करता है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को, एक्साइटमेंट को कम कर देता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, हिस्टीरिया है, एंजाइटी है, तो ये भी अगेन आपकी जो इंटरेस्ट है सेक्स के अंदर वो कम कर देंगे। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल यूर स्मोकर और अल्कोहल डिपेंडेंट हैं, इलिसिट यूज ऑफ ड्रग्स करते हैं, तो अगेन इनके भी इफेक्ट्स हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर। अब ये जो सारी चीजें हैं ये फिजिकल कॉजेज हैं, ठीक है, या ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनको हम सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है, ये दूसरे कॉजेज हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेजेस का ही बात करते हैं कि जिसके अंदर वही वाली बात है, डिजायर या अराउजल की बात आ जाती है, एक्साइटमेंट आती है, ऑर्गेज्म आता है, रेजोल्यूशन आता है। So if there's a problem with the desire, if a person doesn't desire to have sex, which is basically abnormal, ठीक है, मतलब हमारी एक बेसिक अगर आपको याद हो, आपने मोटिवेशन पढ़ी थी और मैस्लो की हायरार्की पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है उसके अंदर हंगर, थर्स्ट और सेक्स, ये 3 चीजें हैं जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इंसान की, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि आप कहें कि हो नहीं, ये तो तुम इस बारे में बात कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, दिस इज अ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। सो इफ अ पर्सन डजंट have any desire to have sex, that means there is a problem, this is not normal, ठीक है। so जो dysfunctions हो सकते हैं इसके, कि डिजायर ही नहीं है, तो वो हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर है, ठीक है, कि डिजायर ही नहीं होती किसी के अंदर, ठीक है, और सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है ये, मेल्स के अंदर भी हाइपोएक्टिवनेस हो सकती है, फीमेल्स के अंदर भी हो सकती है, और एवर्जन हो सकती है। सो दिस इज, अब जब हमें डिजायर, अगर हमारे पास पेशेंट आता है और वो ये बात करता है कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद डिजायर, आई डोंट फील लाइक हैविंग सेक्स, तो आपने उस पर्टिकुलर फेज की तरफ जाना है कि अच्छा ये तो डिजायर का ही शुरू का ही प्रॉब्लम है, यानी कि इसको डिजायर ही नहीं होती, तो क्या वजह है कि इसको डिजायर नहीं होती, ठीक है, तो मुझे इसको किस तरह से ट्रीट करना है। Acha, let's say कि if a person has a desire but he or she is unable to arouse oneself, ठीक है, मतलब आपकी एक्साइटमेंट या अराउजल नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर अराउजल में क्या चीजें हैं कि मेल्स के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, इरेक्शन होगी, ठीक है, या इंक्रीज इन द साइज ऑफ टेस्टिस होगी, लिफ्टिंग ऑफ स्क्रॉटल सैक होता है, फीमेल्स के अंदर जो है वो टाइटनेस होगी वजाइना के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली नॉर्मल थिंग्स व्हिच कम इन द अराउजल स्टेट और एक्साइटमेंट स्टेट। अब अगर लेट्स से फीमेल आके कहती है कि जी मुझे तो ये चीज होती ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इस चीज पे पहुंचती हुई, और मेल्स कहते हैं जी कि ओके वी हैव अ प्रॉब्लम विद द इरेक्शन, इरेक्शन नहीं होती, डिजायर है, they want to have sex, they want to have indulge in this act, but they have a sexual dysfunction, they are unable to have an erection,
इरेक्शन। और जब ये सारे डिसऑर्डर्स होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक कपल है जिसमें से एक फीमेल को प्रॉब्लम है या मेल को प्रॉब्लम है, तो व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली दे विल हैव स्ट्रिंजेंट रिलेशनशिप्स, ठीक है? रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जब पूरी नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ की, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, अनप्लेजेंट रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और एट टाइम्स व्हेन यू डोंट सीक हेल्प इट लीड्स टू ब्रेकअप्स, ठीक है? और ये बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ठीक है? इन चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं है, और हम समझते हैं कि जी पता नहीं, ये तो शायद बहुत ही गलत बात है, किसी डॉक्टर को जाके पूछा जाए कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली टेक ट्रीटमेंट फॉर दिस, ठीक है? इतना ही वो एक स्टिग्मा है इस चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है? सो ये सेकंड फेज की बात है। अब अगर लेट्स से उसको एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इस फेज पे फोकस करेगा। डिजायर तो है लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो वो यहाँ का ट्रीटमेंट देगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कमिंग टू ऑर्गेज्म। सो ऑर्गेजम्स कई दफा लोगों को नहीं हो पाता, यानी कि दे रीच द एक्साइटमेंट फेज बट दे डोंट एक्चुअली फील दैट एक्साइट द पीक ऑफ दैट सेक्सुअल प्लेयर, ठीक है? या जो सेक्सुअल टेंशन थी जो एक्साइटमेंट में हुई हुई है, वो अब टेंशन रिलीज भी तो होनी है ना, तो वो अगर टेंशन रिलीज नहीं होती, ठीक है, या मेल्स के अंदर प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड देन कम्स रेजोल्यूशन। ओके, आप पहले तीनों फेजेस से बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं, बट व्हाट हैपेंस कि नॉर्मली रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि यू फील गुड, यू फील रिलैक्स्ड, मसल रिलैक्सेशन है, बॉन्डिंग हो रही है, वेलबींग की एक फीलिंग है आपको, ठीक है, यू फील हैप्पी, बट instead of feeling happy and relaxed you start having post-coital sadness or depression, ठीक है? यानी कि just after having sex you start crying, or the husband is sad or feeling sad or depressed, ठीक है? और you have a post-coital headache at times, ठीक है? तो अगर ये चीजें हैं तो then there is a problem here, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको आफ्टर हैविंग सेक्स डिप्रेशन होना शुरू हो गया है, फौरन से पहले आप सैड हैं विदाउट एनी रीजन, ऑल्दो देयर इज नो रीजन टू हैव दैट सैडनेस, ठीक है, तो दैट मीन्स के देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। सो ये जो है एक्चुअल रियल सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स के जो सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो रहे हैं वो इनको हम प्राइमरी सेक्सुअल डिसफंक्शंस कह सकते हैं, उनको हम सेकेंडरी कह सकते हैं। बट whenever you are asked in an exam कि okay, enlist the sexual disorders or categorize the sexual disorders, and you need to define all these three कि अच्छा जी this is the pure sexual dysfunction है जिसके अंदर इन 4 stages के अंदर problems हो रही हैं, ठीक है, और दूसरे जो है वो organic disorders की वजह से होती है जो sexual dysfunction हो सकती है, ठीक है? Okay, so coming to the disorders of sexual preference. So paraphilias का नाम सुना है आपने? पैराफिलियाज। पीडोफिलिया का नाम सुना है? पीडोफिलिक्स का तो सुना होगा। व्हाट इज पीडोफिलिक? पैराफिलिया या पीडोफिलिया? अनफाल को नहीं पता, अच्छा, और अरीशा को पता है, और किसको पता है व्हाट इज पीडोफिलिया? उसामा को भी नहीं पता? रियली? attracted to kids, exactly, sexually attracted, some rapists sexually attracted to kids, ठीक है? So those people who are sexually attracted to kids, these are pedophilics. अगर आपको याद हो कि जो जैनब रेप केस हुआ था एक बच्ची का, ठीक है, कसूर के अंदर बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था, और फिर फाइनली उसको पकड़ा था उन्होंने, ठीक है, एंड देन ही एडमिटेड कि उसने और भी बच्चों के साथ ये काम किया और उनको फिर मार दिया। So what do you think, this is normal? Sexual attraction towards kids are like too young, and कई दफा आपको सोच के परेशानी होती है कि उनके अंदर क्या सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक एक एडल्ट के अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन तो समझ आती है, ठीक है, कि जी अच्छा हाँ फिजिकल अट्रैक्शन है, सब कुछ है, बट इन अ किड ऑफ लाइक से 10-year-old गर्ल और अ 5-year-old गर्ल एट टाइम्स, ठीक है, मतलब ये एज ग्रुप ऐसा है। मैंने कई दफा ये भी पढ़ा है कि जी 3-year-old 4-year-old, सो आई फील लाइक
द हेल क्या है, मतलब इतने यंग बच्चा, उसके अंदर होता क्या है जो आप उसको उसके साथ सेक्सुअली अट्रैक्शन होती है, ठीक है। सो दीज आर पीडोफिलिक्स, ठीक है। सो पैराफिलियास जो होते हैं, उसामा पता चल गया कि व्हाट इज पीडोफिलिक? सोशियोपैथ्स, ओके, दीज आर सोशियोपैथ्स। सो अगर आप इसको एक बड़ी पिक्चर में देखते हैं या एक बड़ी कैटेगरी को देखते हैं तो इसको हम पैराफीलिया का नाम देते हैं, ठीक है, और डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। पीडोफिलिक इज वन ऑफ द पैराफीलियाज, ठीक है, इट इज वन ऑफ द पैराफीलियाज। देयर आर लॉट्स ऑफ पैराफीलियाज एंड पीडोफिलिया इज वन ऑफ द पैराफीलिया, ठीक है। ओके, सो अब इसको हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। सो the disorders in which a person's preferred method of sexual arousal and fulfillment is through sexual behavior that is unusual or socially unacceptable. So a person जो है, एक जो जिसको ये डिसऑर्डर है पैराफीलिया, ठीक है, उसके साथ मसला क्या है कि उसको सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल प्लेयर किस तरह मिलता है, किसी ऐसे सेक्सुअल बिहेवियर से कि जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है और बहुत अनयूजुअल है। जिस तरह बच्चों के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन इज सोशली अनएक्सेप्टेबल, इट इज वेरी अनयूजुअल। नॉर्मल इंसान जब इस बारे में सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से some people enjoy and get sexual pleasure by watching others having sex, ठीक है, by watching others having sex, not on the TV or on the screen or watching porn, but actually watching other people in reality, ठीक है। इन रियलिटी आप किसी दूसरे को देखते हैं छुप छुप के और इस तरह करके, एंड यू एंजॉय एंड यू गेट सेक्सुअल प्लेयर फ्रॉम दैट, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ आल्सो वन ऑफ द पैराफिलियास, ठीक है। सो आपको किस तरह से सेक्सुअल प्लेयर मिलता है और आपको फुलफिलमेंट मिलती है बाय अ सेक्सुअल बिहेवियर व्हिच इज सोशली अनएक्सेप्टेबल एंड वेरी अनयूजुअल थिंग, ठीक है जी। ओके, सो ये लोग जो होते हैं, जो पैराफिलिक्स होते हैं, अब दे डेलिबरेटली सेलेक्ट अ जॉब, ठीक है, जो उनको अपने डिजायर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऐसी जॉब्स ढूंढते हैं, ऐसे काम करेंगे कि जहाँ जहाँ इनको अपना टारगेट नजर आता हो, ठीक है, करीब नजर आता हो, ठीक है। और ये जो पैराफिलियाज हैं, दे स्टार्ट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एंड और अर्ली एडल्टहुड, ठीक है। एडोलेसेंस में आप कह सकते हैं कि ये शुरू हो जाता है पैराफीलिया का डिसऑर्डर, ठीक है। और ये उस वक्त तक डायग्नोज नहीं हो पाता जब तक कि मार्क्ड इम्पेयरमेंट ना हो या स्ट्रेस ना हो, ठीक है। अब अगर ये ना पकड़ा जाता या ये हाइप क्रिएट ना होता इस केस के अंदर, तो क्या होना था? होना क्या था कि इसने आगे भी चलते रहना था। पीडोफिलिक्स उस वक्त तक नहीं पता चलते जब तक कि या तो वो खुद ना फंस जाए, ठीक है, खुद वो एक्सपोज ना हो जाए, और या फिर उनको कोई और ना पकड़ ले। क्योंकि ऐसे लोग हॉस्पिटल तो नहीं आएंगे ना बताने के लिए कि आई एम पीडोफिलिक, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। तो कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे वो पकड़े जाएं, या कोई इतनी स्ट्रेस हो जाए या इतना कुछ हो जाए उनके अंदर कि वो जो है ना आगे जिंदगी गुजार पाए, तो तब जाके वो डायग्नोज होता है कि जी अच्छा जी इसको कोई पैराफीलिया है, वरना नहीं पता चलता। अच्छा, सो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं सेक्सुअल प्रेफरेंस के? अब हम ये जो पैराफीलियाज कौन कौन से हैं, एक छोटी सी लिस्ट आपको बता देती हूँ। फेटिशिज्म है, फेटिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म है, एग्जिबिशनिज्म, वॉयरिज्म, पीडोफीलिया, सैडोमैसोकिज्म, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ICD-10 में कुछ दिए थे डिसऑर्डर्स के कौन कौन से, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा आसान कर देते हैं डिवाइड करके। कैसे कि डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमने कहा था ना कि वो सेक्सुअल प्लेयर कैसे लेते हैं, बड़ी अनयूजुअल तरीके से लेते हैं। सो एक एक तो उसके अंदर हो सकता है कि इधर दे कोई एक ऑब्जेक्ट या टारगेट हो, ठीक है, कि जिसको वो करते हो टारगेट, और उसके बाद जो है वो उससे सेक्सुअल प्लेयर रहते हो, जिस तरह से बच्चे, जैसे हमने कहा कि किड्स, ठीक है। और या फिर ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, इधर ह्यूमन बींग्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स के अंदर यूजुअली सेक्सुअल अट्रैक्शन किधर होती है? बच्चों की तरफ होती है, ठीक है।
और बच्चों को जो जिनके साथ वो होते हैं इन्वॉल्व, उनको हम पीडोफिलिक्स कहते हैं, ठीक है। पीडोफिलिया जो है ये यूजुअली लोग जो हैं मतलब जैसा हमने कहा कि एडोलेसेंस के अंदर ये तकरीबन स्टार्ट होता है, यानी कि 15-16 इयर्स की एज ग्रुप के अंदर, ठीक है। और जो विक्टिम होता है वो 5-10 साल छोटा ही होता है उसके अंदर, ठीक है। और जो विक्टिम जो है उसको ये किस तरह से बेसिकली उससे सेक्सुअल प्लेयर लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि दे डू द जेनिटल फॉन्डलिंग, ठीक है। एकदम से नहीं है कि वो ये काम करेंगे, वो जेनिटल फॉन्डलिंग करते हैं या ओरल सेक्स करते हैं, एंड दे एंजॉय दैट एंड दे गेट सेक्सुअल प्लेजर, एंड अल्टीमेटली दैट ऑल दीज थिंग्स लीड टू द रेप, ठीक है। सो ये चीज जो है पीडोफिलिक्स करते हैं। अच्छा, पीडोफिलिया तो काम कर रहे हैं टुवर्ड्स चिल्ड्रन। अच्छा, कुछ लोग हैं कि जो सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, जिनको हम फैटिशिज्म का नाम देते हैं, इन लोगों को हम फैटिशिज्म कहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो जिनका सेक्सुअल फोकस जो है वो कोई ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि जो कि किसी दूसरे के साथ इनएनिमेटली इन्वॉल्व अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल फीमेल स्टॉकिंग्स, ठीक है। अगर मेल है, ठीक है, तो फीमेल स्टॉकिंग्स हैं। एक बात याद रखनी है कि जो पैराफिलियाज हैं, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स, यानी कि कह सकते हैं कि 99% ये मेल्स के अंदर होते हैं, पैराफिलियाज, जितने भी पैराफिलियाज हैं, ठीक है। तो 99% ये मेल यूजली होते हैं लोग, ठीक है। सो फेटिशिज्म के अंदर जो है क्या हो रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है, जो कि इंटीमेटली एसोसिएटेड है ह्यूमन बॉडी के साथ, उसको यूज करते हैं और उससे सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं मैस्टरबेट करके, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जो डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू प्रेफरेंस इन सोशल एक्ट्स। अब एक्ट्स जो है वो कौन से एक्ट्स जो है कि जब आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, इधर यू लुक एट अदर पीपल हैविंग सेक्स, ठीक है। तो इसको आप वॉयरिज्म कहेंगे। आप एंजॉय करते हैं किसी को देखना कि कोई कपड़े उतार रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है। सो नेकेड, यू वॉच समबडी नेकेड, you watch other people involved in sexual act, and you get player, you get excited, and then you masturbate. This is voyeurism, ठीक है। some people like to exhibit or do their exhibition of their body parts publicly, ठीक है। अब अपने आप को एक्सपोज करें पब्लिकली, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, और जब आप अपने आप को पब्लिकली एक्सपोज करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को, तो दूसरे लोग जब आपको देखते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। तो जो दूसरे लोगों को की जो परेशानी है, ठीक है, these people enjoy that thing। अगर आप मार्केट में, और मार्केट में एकदम से एक बंदा आता है आपके सामने और he exposes himself in front of you, so what will happen, you will get shocked, और आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे, ठीक है। तो दे एंजॉय दोज एक्सप्रेशंस ऑफ द अदर पीपल, एंड दे get arousal from those expressions, and then they involve in masturbation, ठीक है। ये टीवी पे भी आपने कई दफा देखा होगा जी, ऐसा एक बंदा मिल गया, बंदा था अपने आप को एक्सपोज कर रहा था, ऐसे था वैसे था, इस तरह की काफी चीजें आपको नजर आती हैं। एंड लास्ट इज सैडोमैसोकिज्म। सैडिस्ट का मतलब पता है, व्हाट इज सैडिस्ट? सैडोमैसोकिज्म, सैडिस्ट कौन लोग होते हैं? who enjoy or get sexual pleasure by giving pain to others. Pain, physical pain. किसी को physically pain दे के, ठीक है, they get sexual pleasure. Those are saddest people. And masochists कौन से होते हैं कि they take pain, physical pain, and then get sexual pleasure. ठीक है। तो सैडोमैसोकिज्म को अगर हम मिला दें, सैडिस्ट वो हैं कि जो दूसरों को फिजिकल पेन देते हैं और फिर उनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। मैसोकिस्ट वो होते हैं कि जो खुद से अपने आप को फिजिकल पेन देते हैं, एंड देन दे गेट सेक्सुअल प्लेजर। सो दिस सीम्स टू बी रियली आई मीन डिस्गस्टिंग, आई गेस, ठीक है। तो ये सैडोमैसोकिज्म जो है, ये वो है कि जो दोनों चीज एंजॉय करते हैं, दूसरों को भी पेन दे के सेक्सुअल पेन लेते हैं और खुद भी पेन रिसीव करके उनको मजा आता है, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द पैराफिलियाज, ठीक है जी। जैसे ये पिक्चर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये बांधा है किसी को, सो दे
enjoy giving pain to others, ठीक है, यहाँ पे इसको मार रहा है, he is enjoying giving pain to her, ठीक है। अब ये जो है इसको आप कह सकते हैं फेटिशिज्म, कि किसी के पाँव से वो उसको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। और ये वॉयरिज्म है कि लुकिंग एट अदर पर्सन्स प्राइवेट पार्ट्स और लुकिंग अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्स, ठीक है। सो ये जो है डिफरेंट उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम थर्ड पे आते हैं, लास्ट, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जेंडर आइडेंटिटी जहाँ पे हमें पहले ही बता दिया है कि जी बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर के अंदर जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। सो ये जो है इसको आप जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं, और ये यूजुअली ट्रांसजेंडर्स लोग हैं जो आपको नजर आते हैं बाहर, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स जो हैं दे हैव जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, बायोलॉजिकली उनकी एक सेक्स है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई वो दूसरे से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये होता है तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड के अंदर आता है कि जी हम हैं क्या एक्चुअली, ठीक है। बायोलॉजिकली एक सेक्स है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो जेंडर एक और डिफरेंट जेंडर आ रहा होता है, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उनकी जेंडर आइडेंटिटी रहती है, ना वो मेल रहे हैं ना वो फीमेल रहे हैं, ठीक है। सो वो एक दरमियान का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, जेंडर डिस्फोरिया उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल्स और फीमेल्स के अंदर ये इक्वल इसका वो है, क्रॉनिक कोर्स है, और ऑनसेट 2 to 4 years ओल्ड एज के अंदर जाके ये जेंडर डिस्फोरिया एक्चुअली पता शुरू होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने कहा था कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो बच्चे की तकरीबन 3 साल के अंदर अंदर फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ के अंदर सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसको पता चल जाता है कि ओके आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो ये लोग जो हैं जिनको जो ट्रांसजेंडर्स हैं, क्योंकि हार्मोन्स का भी तो वो है ना, हार्मोन्स भी हैं, आपकी बायोलॉजिकल सेक्स फर्क है, और आपको ट्रीट, क्योंकि आपके आउटसाइड जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो डिफरेंट है, तो आपको लेट्स से यू आर अ मेल इनसाइड बट योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर फीमेल, दैट्स व्हाई पीपल आर ट्रीटिंग यू एज फीमेल, ठीक है। अब आपकी अंदर एक तो लड़ाई चल रही है कि मैं हूँ मेल, सो वो क्या करती है, लड़की जो होती है वो फिर टॉमबॉय की तरह कपड़े पहनेगी, छोटे छोटे बाल रखेगी, और इस तरह करके वो चीजें चलती हैं, ठीक है। सो और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि जब बड़ी होके कि उसको बहुत ज्यादा फीलिंग होती है कि नहीं, आई एम समबडी, सम रॉन्ग पर्सन इन ट्रैप्ड इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। सो अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये भी 3 तरह के हैं, मतलब कह सकते हैं, या जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स हैं। एक होते हैं ट्रांससेक्सुअल्स, ठीक है, दे प्रेफर टू हैव द बॉडी ऑफ द अदर सेक्स, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी दूसरी सेक्स वाली बन जाए, ठीक है। ट्रांससेक्सुअल्स उनको कहते हैं। जेंडर क्वेयर कौन है कि they don't want, they have a gender identity disorder but they do not want to change their body, ठीक है। वो बस कहते हैं हम इसी तरह ठीक है, हम जैसे हैं। So they don't belong, they don't call themselves male, they don't call themselves female. और थर्ड इज क्रॉस ड्रेसर्स। क्रॉस ड्रेसर्स वो हैं कि जिनको जो अपनी बायोलॉजिकल सेक्स जो है उसके साथ तो आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इफ उनकी बायोलॉजिकल सेक्स अगर एक्स एक्स है, मेल है, तो वो ठीक है, वो कहते हैं हाँ ठीक है, वी आइडेंटिफाई विद आवर बायोलॉजिकल सेक्स, बट स्टिल दे प्रेफर टू ड्रेस इन क्लोथ्स ऑफ अदर जेंडर, ठीक है। वो चाहते हैं कि जी हम उनको, लेकिन उनको मजा आता है कि दे वांट टू वेयर क्लोथ्स ऑफ अदर जेंडर, ठीक है। सो और ये जेंडर चेंज नहीं करना चाहते। ट्रांससेक्सुअल्स चाहते हैं कि वो अपना जेंडर चेंज कर लें, सर्जरी करा लें, कुछ करा लें। क्रॉस ड्रेसर्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं कराना, और जेंडर क्वेयर भी कहते हैं, जेंडर क्वेयर कहते हैं कि व्हाटएवर वी आर फाइन, ठीक है, इस तरह करके। सो ये जो है, ये देखें, ये मेल है लेकिन इसने ये जिस तरह मेकअप किया हुआ है और जिस तरह से ये कपड़े उसने पकड़े हुए हैं हाथ में, तो दिस इज अ क्रॉस ड्रेसर, ठीक है, और दीज आर ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। अच्छा, अब जेनेटिक्स के डिफरेंट चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, सेक्स हार्मोन्स की बात आती है, सोशल फैक्टर्स की भी बात आ जाती है, ठीक है। और कई दफा साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव भी आता है, जो कि आपने डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, ठीक है। तो वो आपकी सप्रेस्ड फियर्स और मेमोरीज होती हैं, ठीक है, और वो आपको जो है उस फिक्स स्टेटेड उसमें ले जाती हैं, फेज में ले जाती हैं, ठीक है। सो ये कुछ एटियोलॉजीज की आती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट ये है कि जी आपको सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज लोग करवा लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जैसे आप सुनते हैं कि जी मेल था फीमेल हो गई, फीमेल था मेल और सर्जरी करा के वो करा ली, ठीक है।
तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इसके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस लेवल का ये वो है आपको डिसऑर्डर है। और कई दफ़ा खाली हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही लोग जो है वो गुजारा कर लेते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स ले लेते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल, ताकि जो है आप उस चीज़ को ठीक कर सकें इसी तरीके से। मैनेजमेंट और आपने कैसे इज़न्ट सर्जरी हार्मफुल? सर्जरी इज़ नॉट हार्मफुल एक्चुअली, और सर्जरी वही लोग कराते हैं कि जो एक उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जब उनको बिल्कुल ही, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि पहले वो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, एंड उस लेवल तक हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, जब उनकी बॉडी वो बिल्कुल उसके साथ अडेप्ट कर जाती है, और उसके बाद जाके वो कहीं रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज कराते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट हार्मफुल, इट डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा उस चीज के बारे में एंथुसियास्टिक हैं, और कितना आप करवाना चाहते हैं, और कितना डिस्कॉर्ड है आपके माइंड के अंदर, कितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि जी मेरा बायोलॉजिकल सेक्स फर्क है और मेरी जेंडर आइडेंटिटी फर्क है। Such people can have kids. For example, if a female, if the biological sex is a female, तो अगर उसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सारा फीमेल का है, तो देन दैट कैन पर्सन हैव अ चाइल्ड, ठीक है। बट इट डिपेंड्स अगेन, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना, मतलब आप देखें कि मेल है तो मेल का अब ये भी देखना है कि उसके हार्मोन्स पर कैसे हैं, ठीक है, और वो वाकई स्पर्म्स प्रोड्यूस कर पाता है कि नहीं कर पाता। सो इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट एक्चुअली, यू कैन से इट्स नॉट बीइंग सीन वेरी कॉमनली, ठीक है। अच्छा जी, सो हाउ डू यू मैनेज these disorders? Remember one thing, that sexual orientation alone is not to be regarded as a disorder. ICD-10 ने कहा था कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी होना या एसेक्सुअल होना या बायसेक्सुअल होना, ये एक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। सो इफ अ पर्सन कम्स टू यू एंड मेक एक्सक्यूज कि ओके आई हैव अ डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल, आई एम होमोसेक्सुअल एंड दिस इज अ डिसऑर्डर, ट्रीट इट, नो इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ पर्सनल चॉइस, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। सो हैव बीइंग होमोसेक्सुअल इज नॉट अ डिसऑर्डर, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको भी पता होता है, इसी वजह से उनके अंदर इतनी ज्यादा साइकेट्रिक मॉर्बिडिटीज भी आती हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जी क्यों साइकेट्रिक मॉर्बिडिटीज आती हैं नॉन हेटेरोसेक्सुअल्स में, क्योंकि दे नो कि दे आर रॉन्ग और देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज रॉन्ग, ठीक है। सो दे कैन नॉट क्या कहते हैं, हाइड बिहाइंड दिस थिंग के because they have a disorder and this is a disorder, that's why they can't help, ऐसा कुछ नहीं है। सो खाली सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है अलोन, उसके साथ कुछ भी ना हो, तो आप उसको डिसऑर्डर नहीं लेबल करते, ठीक है। So what we need to do is, if a person comes to you and confides in you, okay, I am homosexual, I am asexual, I have this kind of problem, I have this kind of sexual dysfunction, I have a paraphilia, I have a gender identity disorder, what you need to do? You need to have a professional attitude. And professional attitude क्या होता है? Non-judgmental, सबसे बड़ी बात। लोग इसीलिए नहीं आते, लोग इसीलिए किसी को बताते नहीं है, लोग इसीलिए किसी से शेयर नहीं करते, because the very first thing, the very first response they get is judgment. ये कैसे हो सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सोचना चाहिए, तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, दिस इज अ गुनाह, दिस इज दिस। ओके फाइन, गुनाह है, लेकिन आपको ये तो नहीं किसी ने कहा कि आप हॉस्पिटल में बैठ के किसी को वाज देना शुरू कर दें, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज बी प्रोफेशनल, बी नॉन जजमेंटल। अगर वो आपके पास आया है, दैट मीन्स के द पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम एंड ही और शी नीड्स हेल्प, एंड आपके अलावा और कोई बंदा नहीं है उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसको हेल्प करनी है, कंपैशन शो करना है, रादर देन बीइंग जजमेंटल, ठीक है। केयर अबाउट द होल पर्सन एंड नॉट द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। जो हम हर दफा बार बार कहते हैं, बिहेवियरल साइंसेस पढ़ने का पर्पस ही है कि आपने खाली सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना, आपने बायोसाइकोसोशल मॉडल को डील करना है। We live in a judgmental society, but what we can do is that we can at least stop being judgmental ourselves. सोसाइटी को छोड़ दें, ठीक है, हम, क्योंकि हम भी जजमेंटल हैं, तो आप अपने आप को एटलीस्ट नॉन जजमेंटल बना लें। कोई सोसाइटी में एक बंदा तो नॉन जजमेंटल हो जाएगा ना फिर।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम जजमेंटल सोसाइटी में रहते हैं, हमारे इवन पेरेंट्स भी जजमेंटल होते हैं, हमारे बहन भाई भी जजमेंटल होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हम किसी को तो ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और हमें तो कहा ही क्या है, यही कहा है कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जहाँ पर तो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड है, जिसमें सबसे बड़ी पहली बात ये होती है कि यू शुड बी नॉन जजमेंटल। यू डोंट नीड टू एडवोकेट समथिंग, डोंट एडवोकेट, एटलीस्ट बी नॉन जजमेंटल योरसेल्फ, बस। ना एडवोकेट करें कहीं पर भी जाके, लेकिन खुद नॉन जजमेंटल हो जाएं बस। एंड एडवोकेट बी अ सोल्यूशन फॉर अ क्लाइंट। सो जो आपके पास जो बंदा आया है उसको कोशिश करें कि कोई ना कोई उसको हेल्प करें, ठीक है, उसको हेल्प करें उसके उस प्रॉब्लम में से निकालने के अंदर, ठीक है जी। So that was all from the psychosocial aspects of sexuality. So we still have 15 minutes and we can have another uh, presentation, ठीक है। छोटा सा एक टॉपिक है तो हम वो अब कर लेते हैं। Okay, can you see this slide? Yes, it won't help you from being judged. You will be judged, but you can't help that. क्या कर सकते हैं आप? किसी को पकड़ के जबरदस्ती तो नॉन जजमेंटल नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो कर रहे हैं अच्छा काम, ठीक है, वो अच्छा काम जो है वो जब आप नॉन जजमेंटल रहेंगे तो आपके पास लोग आएंगे तो देन दे विल फील गुड विद यू, ठीक है। आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, सो दे विल टेल अदर पीपल कि यार इस बंदे के पास जाओ, दिस ये इस डॉक्टर के पास जाओ, ये आपकी बात सुनती है, ठीक है। सो आपको तो जो है वो सवाब ही सवाब है और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी है ढेर सारी। एंड स्टिल अगेन अल्लाह हैज आस्क्ड एफर्ट नॉट परफेक्शन। अल्लाह ताला ने कहा एफर्ट करो अल्लाह ताला के लिए, ठीक है, और उसका अजर वही देगा। अच्छा जी, सो क्या नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर, जल्दी से बता दें। ओल्ड पेरेंट्स एंड दे आर सिटिंग ऑन द रोड साइड, ठीक है। सो टुडे होमलेस पेरेंट्स हैं, तो आज हम कौन सा सेकंड टॉपिक हमारा है, साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। सो एजिंग का वर्ड तो पता ही होगा, एजिंग क्या होती है, व्हाट इज एजिंग? गेटिंग ओल्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट्स ट्रू, ठीक है। सो एजिंग जो है, एवरीवन डिजायर्स टू लिव लॉन्ग बट नो वन वांट्स टू बी ओल्ड। ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरी लंबी उम्र हो, लेकिन हम बूढ़ा नहीं होना चाहते। और जब आप एक ऐसी स्टेज पे जा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अगर बाल ग्रे हो रहे हैं तो डाई करते हैं, आप एंटी रिंकल क्रीम्स यूज करते हैं, आप मल्टीपल ऐसे काम कर रहे होते हैं बिकॉज़ यू डोंट वांट टू बी ओल्ड बट यू वांट टू लिव लॉन्ग, ठीक है। सो ये जोनाथन स्टेफ ने एक बड़ी अच्छी बात की थी और बड़ी सच्ची बात है, इसमें कोई वो नहीं है। सो जब आप ओल्ड होते हैं, जो प्रोसेस है गेटिंग ओल्ड का, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं एक इंसान को जब वो ओल्ड हो रहा होता है। ओल्ड एज में क्या क्या फिजिकल वीकनेस है, टायर्डनेस है, बिल्कुल ठीक है, और लेस इम्यूनिटी हो जाएगी, सही है, और क्या चीज होगी, वीक विजन हो जाती है, हेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है उसके अंदर थोड़ा सा एट टाइम्स लोगों को मेमोरी इश्यूज भी हो जाते हैं, माइंड चाइल्डिश हो जाता है, डिक्रीज फिजिकल एबिलिटी हो जाती है, डिपेंडेंस ऑन अदर्स है, एग्जैक्टली, फटीग, डिमेंशिया, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपने फिजिकल चीजें बताई हैं मुझे कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं लोगों को, ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स, वांट पीपल अराउंड देम, एग्जैक्टली, अकेले रह जाते हैं ना, सो उनको चाहिए, फारिग हैं तो अटेंशन चाहिए, बच्चे कहीं मैरिड हैं, इधर उधर चले गए हैं, उनको अटेंशन चाहिए, लोग चाहिए बात सुनने के लिए, और
बीमार हैं, उनको पैसे भी चाहिए खर्चने के लिए, डिपेंडेंट हो गए दूसरों पे, केयर चाहिए उनको, ठीक है। सही है। सो एजिंग जो है बेसिकली जो स्टार्ट है या जो गेटिंग ओल्ड का प्रोसेस है यूजुअली 60 टू 65 की एज में स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको आप एजिंग कहते हैं। पोर्शन ऑफ ह्यूमन साइकिल दैट बिगिंस एट द एज ऑफ 65। तो आप ये देखें कि ये ओबामा था जब उसकी पहला टेन्योर था, और उसके बाद जब उसका दूसरा टेन्योर था, और एंड तक वो इस हाल तक पहुंच गया था। तो देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस इन हिज पिक्चर, ऑन हिज फेस। बाल ग्रे हो रहे हैं, ये रिंकल्स पड़ रहे हैं, ठीक है, ये पहले नहीं थे। सो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जब एजिंग का प्रोसेस होता है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, एजिंग इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इम्यूनिटी, डिक्रीज एबिलिटी टू बेयर स्ट्रेस, ठीक है, इंक्रीजिंग इम्बैलेंस, ठीक है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी भी बढ़ गई है, बीमारियां बढ़ गई हैं, और फिर डेथ भी रेट बढ़ जाता है, ठीक है, इम्बैलेंस बढ़ गया है, और जो डिक्लाइनिंग एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। सेम पॉस्चर भी है, तो हमें तो ये पता है ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी लाइफ के अंदर, एजिंग हो रही है, और एजिंग की वजह से क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, gerontology and geriatrics are दो basically branches of medicine, ठीक है। gerontology is study of aging, aging को पढ़ते हैं लोग कि aging होती कैसे, aging के अंदर क्या क्या issues होते हैं, और geriatrics is basically study of care of aging people, how do you give care to the aging people। so अगर आप western countries में जाएं तो वहाँ पर लोग इसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं जेरोंटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स में, क्योंकि ओल्ड एज के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो उसको प्रॉपर एक साइंस है जिसको लोग स्टडी करते हैं और उसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है। सो डेमोग्राफिक्स पाकिस्तान के अंदर क्या कहती हैं कि जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है, और तकरीबन एट प्रेजेंट जो है 4.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 65, whereas 2025 तक ये पॉपुलेशन जो है अबव 65 वाली ये डबल हो जाएगी, ठीक है। तो पहले कम होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 65 से ऊपर वाली पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हमारी भी। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा हो रहा है, इसलिए बढ़ रही है। सो फिजिकल चेंजेस क्या क्या आ रही हैं हमारी एजिंग के अंदर, मेमोरी के इश्यूज आते हैं हमें, ठीक है। सबसे पहले सॉरी सेंसरी इश्यूज हैं, जिसमें आपने विजन की बात कर लिए, हेयरिंग की बात कर ली है, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, विजुअल में आपकी जैसा पल्मोनरी इश्यूज हैं, रीनल इश्यूज हैं, जीआई डिसफंक्शन हो सकता है, ब्लडर कंट्रोल कम कम हो जाता है लोगों के अंदर, ठीक है। एंड देन एक्सट्रीमिटीज के आपके फैट लॉस, सॉरी फैट डिपॉजिट बढ़ जाते हैं, मसल मास और मसल स्ट्रेंथ आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती जाती है, मसल मास रिड्यूस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जो कि एजिंग में नजर आती हैं। कॉग्निटिव चेंजेस जो है, हमने जैसा कहा कि जी आईक्यू डिक्रीज हो जाता है, और स्पेशली परफॉर्मेंस आईक्यू। हमें होगा पेरेंट्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं, आपके नाना नानी दादा दादी स्लो होंगे, आप उनको एक बात बताएंगे तो वो फौरन से पहले उस बात को पिक नहीं करते। आप उनको मोबाइल सिखाने की कोशिश करते हैं तो दे आर अनएबल टू पिक थिंग्स लाइक यू पिक, और लाइक ए चाइल्ड विल पिक, ठीक है। उनको सिखाएंगे मैसेज कैसे करना है, उनको सिखाएंगे कॉल कैसे करनी है, तो वो जो एक छोटा सा बच्चा है वो शायद खुद ब खुद सीख ले, लेकिन जो ओल्ड एज लोग हैं उनको सीखने में टाइम लगता है। मेमोरी इश्यूज होते हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है, साइकोमोटर स्किल्स जो है वो भी स्लो हो जाएंगे। न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस जो ब्रेन के अंदर आ रही हैं, कि ब्रेन का वेट हमें पता है कम हो रहा है, ब्लड फ्लो सेरेब्रल कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसमिटर्स जो है, न्यूरो ट्रांसमिटर्स जो है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन एंड एंजाइटी जो है वो होती है लोगों को, ठीक है। अच्छा, सोशल प्रॉब्लम्स, स्पाउस, अगर स्पाउस की डेथ हो गई है तो अकेले रह जाएंगे, बच्चे अपने अपने कामों में हैं, सो दे नीड समबडी टू लिसन टू देम, टू गिव देम अटेंशन। दे हैव बिकॉज दे डोंट हैव एनी जॉब आफ्टर 60, तो आप रिटायर हो गए, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, तो आपको ये भी प्रॉब्लम जो है बच्चों पर डिपेंडेंट है तो ये भी प्रॉब्लम है। सो जो रिटायरमेंट है वो काफी प्रॉब्लम्स लेके आती है लोगों के लिए।
ठीक है, स्टेटस वो नहीं रहता, इंडिपेंडेंस नहीं रहती, एट टाइम स्पाउस की डेथ हो जाती है, इनकम वो नहीं रहती, ठीक है, हेल्थ डिक्लाइन करती है आपकी, ठीक है, और स्लीप पैटर्न भी चेंज हो जाता है। देखा होगा कि जो ओल्ड लोग हैं वो यूजुअली हार्डली 2-4 घंटे ही सोते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं, उनकी नींद इतनी कम होती है, ठीक है। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि जो ओल्ड एज के अंदर आपको नजर आती हैं। ओके, सो एरिक्सन की थ्योरी आपने पढ़ी है। एरिक्सन की थ्योरी क्या कहती थी कि ओल्ड एज के अंदर एक कॉन्फ्लिक्टिंग दो चीजें आती हैं, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। इंटेग्रिटी क्या थी? इंटेग्रिटी वाज कि व्हेन यू फील फुलफिल्ड एट द एंड ऑफ लाइफ, व्हेन यू रीच योर एंड ऑफ लाइफ, यू फील दैट यू हैव डन इनफ, ठीक है, दिस इज इंटेग्रिटी। और अगर आप जो हैं वो आपको लगता है कि नहीं, रिग्रेट्स होते हैं लाइफ के अंदर कि नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं किया, या मैंने जिंदगी जाया कर दी और ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर आप मायूसी के अंदर और होपलेसनेस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो सक्सेसफुल एजिंग तो यही होती है अपनी फेलियर्स को, ठीक है, आपके फेलियर्स भी हैं और आपकी अकम्प्लिशमेंट्स भी हैं। तो सक्सेसफुल एजिंग के अंदर वो लोग जाते हैं कि जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, मैंने कुछ अचीव भी किया लाइफ के अंदर और मैंने फेलियर्स भी थे लाइफ के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है। और दूसरा आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि ओके नाउ दिस इज द टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड, अब मैंने जाना ही जाना है, इस दुनिया से मैंने चले जाना है। सो ये सक्सेसफुल एजिंग की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो आते हैं आपको इसके अंदर, कि अगर डेथ है स्पाउस की तो उससे एडजस्ट करना, रिड्यूस्ड इनकम के ऊपर अब रहना है, ठीक है। लिविंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो उन जो चेंज हो गए हैं, पहले आप हेड ऑफ फैमिली थे, अब कई दफा बच्चे होते हैं वो माँ बाप को एक छोटे कमरे में डाल देते हैं कि आप अब इधर रहें, ठीक है। और आपने किस तरीके से अपना लेयर टाइम जो है वो उसको यूज करना है, क्योंकि फारिग ही इतने हैं तो समझ नहीं आती कि करना है क्या है। अपने जो कुछ कई दफा अगर आप बाहर जाएं, आप वॉक करें किसी पार्क में जाएं, तो आपने देखा होगा कि ओल्ड एज अंकल्स इकट्ठे वॉक कर रहे होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं एक जगह पर। सो वो एफिलिएट करते हैं अपने ही तरह के लोगों के साथ, और फिर आप न्यू सोशल रोल्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि अब आप उस तरह से प्रोडक्टिव तो नहीं रहे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि जो आपने पूरी जिंदगी में नॉलेज हासिल की है, जो आपने काम किए हैं, उससे आप किसी और को हेल्प कर सकें, ठीक है। सो दीज आर द डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है। और कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर्स हमको पता ही है, डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है ये, और डिलीरियम में लोग जाते हैं। सो ये दीज आर द कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर्स जो कि एजिंग के अंदर हमें नजर आते हैं। सक्सेसफुल एजिंग क्या होती है? सक्सेसफुल एजिंग जो है कि व्हेन यू फाइंड अ पर्पस, ठीक है, एंड यू एक्सेप्ट द लाइफ विद लिटिल रिग्रेट और रिमोर्स, ठीक है। सो हर जो आपका ट्रांजिशन है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में लाइफ के अंदर, यंग से एडल्ट, एडल्ट से मिडिल एज, मिडिल एज से ओल्ड एज, तो हर जो है वो पार्ट का अपने कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है। सो यू एक्सेप्ट दैट टाइम पीरियड विद लिटिल रिग्रेट, ठीक है, तो आप सक्सेसफुली एज करते हैं, ठीक है। सो थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं सक्सेसफुल एजिंग के। नंबर वन क्या है कि जी लो प्रोबेबिलिटी होती है डिजीज एंड डिसेबिलिटी की, कम, यानी कि लोग जो हैं वो जो क्या कहते हैं डिजीज उनको होती है, उनकी अपने आप को फिजिकली एक्टिव रहते हैं, हाई कॉग्निटिव फंक्शन रखते हैं, और एक्टिवली वो इंगेज रहते हैं सोसाइटी के अंदर, यानी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ जाते कि जी अब तो हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, ये वो इस तरह करके, ऐसे लोग नहीं होते, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद भी वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को अपने नए रोल्स के अंदर जो है वो यूज करें, ठीक है, सोसाइटी के अंदर एंगेज हो जाएं। लोग यूजुअली लोगों को हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं, सोशल वर्क करना शुरू कर देते हैं, और इस किस्म की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, अपनी वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस किस्म की चीज़ें करते हैं। सो दीज आर दोज पीपल who usually have a successful aging time period, ठीक है। सो that was all for today. कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन, आई कैन आंसर। कोई बात जो समझ नहीं आई?
जी, जी, बताएँ। Any questions, any queries? It's clear, everything is clear. मनाल एंड एमन कुछ पूछना चाह रही हैं। आपने वो बात कौन-सी बात? सॉरी। डिज़ीज़ प्रोबेबिलिटी। डिज़ीज़ प्रोबेबिलिटी कम होती है। प्रोबेबिलिटी कम इसलिए होती है मतलब हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो लोग एजिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अगर तो वो खुश हैं अपनी लाइफ़ से या वो उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है? वो ये नहीं किया कि जी नहीं हमें ये कुछ लोगों को रिग्रेट्स रहते हैं कि मैं ये नहीं काम कर सका, मैं वो नहीं कर सका, ठीक है? सो नो वन इज़ परफेक्ट, एवरीवन हैज़ फेलियर्स, एवरीवन हैज़ अकम्प्लिशमेंट्स, ठीक है? सो अगर तो आप अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे किसी दूसरे के साथ, बिल्कुल ओल्ड एज में डिज़ीज़ होती है, हम ये नहीं कह रहे कि डिज़ीज़ नहीं होती, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती या कुछ लोगों के अंदर कम होती है। कई ऐसे-ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो 90 इयर्स की एज तक पहुँचते हैं एंड दे डोंट हैव एनी इलनेस। ना उनको हाइपरटेंशन है, ना उनको डायबिटीज़ है, कुछ भी नहीं है जो कि नॉर्मली होती है, लोगों को मेजॉरिटी लोगों को होती है, ठीक है? सो सम पीपल आर। सो अगर तो आप शुरू से ही लाइफ़ को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके अंदर डिज़ीज़ की प्रोबेबिलिटी कम होती है। आई डिडन्ट से कि होती ही नहीं है। ये बात नहीं हो रही, वी आर सेइंग दैट देयर इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी एंड इफ दे हैव अ डिज़ीज़ देन स्टिल they know how to manage that disease by their lifestyle and by treatment adherence, ठीक है? क्योंकि कुछ लो ओल्ड एज पीपल जो होते हैं दे डोंट फील लाइक टेकिंग मेडिकेशंस, उनको मेडिकेशंस लेना पसंद नहीं होता, जब वो नहीं लेते और दे रिमेन इन द डिनायल थिंग, तो जब डिनायल में रहते हैं तो फिर डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेस करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। जी, टाइम हो गया है। ओके, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द लेसन लेक्चर। टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।